हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है, जहां पर हम आप लोग को सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो आप लोग को पढ़ा रहे हैं लेक्चर बाय लेक्चर। सही है, ऑलरेडी कई सारे लेसन्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और पिछले कुछ लेक्चर से हमने शुरू किया हुआ है बच्चों हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज नथिंग बट अवर थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, लेसन नंबर 4। कई सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है इसके ऊपर, जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये लेक्चर नंबर 8 है। तो इसका मतलब बच्चों 7 लेक्चर ऑलरेडी इसके ऊपर बनाया हुआ है मैंने। तो अगर किसी भी बच्चे ने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मिस कर दिए होंगे, तो जरूर से देखना। और लेक्चर नंबर 7 तो देखना ही देखना है, क्योंकि वो कंटिन्यू होने वाला है आज। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 7 हम लोग ने स्टार्ट किया था, जहां पे हम एंथैल्पी की बातें कर रहे थे, एंथैल्पी क्या होती है, बहुत सारे रिलेशन हम लोग ने डिराइव किए। तो उसी चीज को बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग वर्क की बात करेंगे कि वर्क फॉर अ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है, फिर फेज ट्रांसफर में कौन कौन से एंथैल्पी कैसे कैसे एक्ट करती है। तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर। सही है, बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है। मेरे साथ साथ एंड तक लेक्चर के बने रहना है। आप सभी को एक बुक एक पेन लेकर बैठना है। जितनी चीजें मैं बताता हूं वो चीजें आपको नोट डाउन करनी है। जब मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लो तो उस चीज को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहां से साइड हो जाऊंगा और आपको पूरा का पूरा बोर्ड दिखेगा उस टाइम पे। सही है, ठीक है। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, जैसा मैं कहता हूं आप लोग को। ठीक है, और हमें सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोग को सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट मिलने वाला है। सही है, ठीक है। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की शुरुआत बच्चों मैं करना चाहूंगा एंथैल्पी से। देखो, एंथैल्पी को हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में प्रूव किया था, उसकी इक्वेशन बनाई थी हम लोगों ने, और उसी इक्वेशन से आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे वर्क डन की तरफ, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आप लोग को कि एक्चुअल में चीजें आती किस प्रकार है, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होती हुई दिखेंगी। चलेगा। बच्चों आज हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर में और समझेंगे कि आखिरकार किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। सही है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, एक्चुअल में एक ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोग को, ताकि समय ना वेस्ट हो जाए इतना ज्यादा, आप लोग खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। चलेगा। मैं आपको सिर्फ बताता हूं कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना कैसे है। क्या करना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड द डेल्टा एच फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपको फाइंड करना है डेल्टा एच फॉर द, एक सेकेंड भाई, डेल्टा एच फॉर द केमिकल रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच आपको फाइंड करना है। डेल्टा एच सुनने के बाद आपके दिमाग में एक इक्वेशन आनी चाहिए, जो इक्वेशन मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में सिखाई थी, पढ़ाया था। सही है, कौन सी इक्वेशन है बच्चों? आपकी इक्वेशन थी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, यहां पे क्या था, एन, नहीं, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी आर टी। यही इक्वेशन थी केमिकल रिएक्शंस की। जब मैं बात करूं किसी भी केमिकल रिएक्शंस की, तो उस समय पर आप ये वाली इक्वेशन को यूज करोगे। अगर आपको मान लो प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क दिया हो, तब आप पीवी वाले इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इक्वेशंस को चेंज करना पड़ेगा और अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा टास्क है बच्चों गिवन डाटा लिखने का, कि आखिरकार आपके क्वेश्चंस में कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। दैट आई हैव टू फर्स्ट, वी हैव टू राइट फर्स्ट। सही है, तो सबसे पहले क्या दिया है बच्चों, देखो आपको एक केमिकल रिएक्शन दी हुई। ठीक है, आपको एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, तो ये केमिकल रिएक्शन में एज इट इज लिखता हूं। 2 कार्बन के मॉलिक्यूल है जो कि आपका सॉलिड स्टेट में है। जब ये रिएक्ट करेगा बच्चों 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को, जो कि वापस जो गैसेस स्टेट में है, तो ये कन्वर्ट होता है आपका C2H6 बनाएगा, यानी इथेन बनाएगा, जो कि अगेन गैसेस स्टेट। ये आपको रिएक्शन दी हुई है। फिर क्या कहा है बच्चों कि द डेल्टा एच वैल्यू, इसकी डेल्टा एच वैल्यू आपको यहां पर दी हुई है। कितना है डेल्टा एच वैल्यू? डेल्टा एच वैल्यू आपको दी हुई है बच्चों -84.4 किलो जूल। ठीक है, -84.4 किलो जूल। व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, आई हैव टू कैलकुलेट डेल्टा यू। मतलब अगर मैं बात करूं टू फाइंड की, तो मुझे फाइंड क्या करना है, डेल्टा यू की वैल्यू, यानी इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है, दैट आई हैव टू फाइंड। ओके,
और क्या दिया हुआ बच्चों, टेम्परेचर दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, पर टेम्परेचर कभी भी हम लोग डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते, हम लोग केल्विन में लेते। तो आप बस इसमें 25 में 273 ऐड कर दो, ठीक है। तो 25 में 273 ऐड कर दो, आपको टेम्परेचर केल्विन में मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, तो 298 केल्विन, ठीक है। 298 केल्विन आपको यहाँ से मिलेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? क्लियर है। चलो बातें आगे करते हैं। उसके बाद क्या है, आर की वैल्यू दी हुई है, चलो यहां पे लिख लेते हैं। आर की वैल्यू क्या है आपकी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपकी आर की वैल्यू है। सही है, थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो गया पर कोई बात नहीं। यहां पे अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो, पहली बात तो आपको गिवन डाटा देख के क्या समझ में है, गिवन डाटा देख के ये समझ में है कि आपको आर की वैल्यू तो भैया जूल में दी हुई है, पर डेल्टा एच की वैल्यू आपको किलो जूल में दी हुई है। तो भैया कभी भी आप इक्वेशन सॉल्व करो, कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तो आपको देखना है कि आपके इक्वेशन में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी इनपुट आप डाल रहे हो अपने इक्वेशन के अंदर, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। सबकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप या तो इसकी यूनिट चेंज कर दो, इसको किलो जूल में कर दो, या फिर इसको आप नॉर्मल जूल में कर दो। अब 1 किलो जूल में 1000 जूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, जैसे 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, उसी तरीके से आपका 1 किलो जूल में 1000 जूल्स होते हैं। सही बात है। तो या तो आप इसको कन्वर्ट कर लो किलो जूल में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो जूल्स के अंदर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करते हैं। आ जाओ, सॉल्यूशन में सबसे पहला टास्क अपना क्या है कि मैं डेल्टा एच की वैल्यू को कन्वर्ट कर लेता हूं। इससे थोड़ा ज्यादा आसान होगा, मुझे पता है आपकी बुक में उल्टा दिया हुआ है, पर इस चीज से थोड़ा ज्यादा आपको आसानी होगी। क्या है बच्चों, -84.4 किलो जूल। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, -8440, 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 84400.0, ठीक है। तो 84400.0 जूल आप लिख सकते हो ऐसे भी। तो ये आपकी जूल की वैल्यू हो गई। अब कुछ नहीं करना आपको, आपके पास डेल्टा एच है, आपके पास ये आपको फाइंड करना है, आपके पास आर है, टी है। नाउ आई हैव टू फाइंड डेल्टा एन जी, आई हैव टू फाइंड डेल्टा एन जी। ये तो फाइंड करना पड़ेगा ना भैया। आ जाओ, एक नया पेज लेते हैं। डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया हुआ बच्चों, N2 माइनस N1, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल, मतलब फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज। यहां पर हमारा फाइनल स्टेज क्या है, यहां पर हमारा फाइनल स्टेज है रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट इज अवर फाइनल स्टेज, ये हमारा फाइनल स्टेज है। और रिएक्टेंट हमारा क्या है बच्चों, इनिशियल स्टेज है। तो दिस इज अवर फाइनल स्टेज, दिस इज अवर इनिशियल स्टेज। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट। सही बात है, दैट इज N2 माइनस N1। अब बच्चे गलती क्या करते पता है, बच्चे यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। बच्चे क्या करेंगे पता है, इन दोनों को मिला के 5 मोल लिख देंगे और इसको मिला के 1 मोल लिख देंगे, तो 1 - 5 कर देंगे। यहां पर आप गलत हो जाते हो। मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा है ना, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये जो डेल्टा एन जी है ना, इस जी का मतलब ही यही है बच्चों कि हम लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ गैसेस को ही कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ गैस को ही ले रहे हैं, और इस गैसेस को ही हम लोग, गैसेस के मोल्स ही हम लोग कंसिडर करेंगे, बाकी किसी भी चीज के मोल्स को कंसिडर नहीं करना है। तो ये जो सॉलिड है ना, सॉलिड के मोल्स को आप कंसिडर नहीं करोगे, आप सिर्फ किसको करोगे बच्चों, गैसेस के मॉलिक्यूल को। और यहां पर ये गैस है, यहां पर ये गैस है। सही बात है। तो मतलब ये माइनस ये, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1 - 3 यानी कि -2। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई आपका, -2। बात समझ में आ गई। नाउ अब इक्वेशन डालो, आ जाओ अब इक्वेशन पुट करो। क्या है बच्चों आपका, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सही है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, 84400 जूल्स में कन्वर्ट किया मैंने बच्चों। डेल्टा यू नहीं पता, इसकी वैल्यू -2, देखो अभी इधर से मिली, तो -2। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 8.314। हाँ,
8.314 और टेम्परेचर क्या था बच्चों 298 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर क्या था आपका 298 केल्विन। अब आपको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आप इन सबको हाथ से मल्टीप्लाई करोगे, पर मेरे को थोड़ा फास्ट जाना है, मेरे पास इतना टाइम है नहीं, तो मैं कैलसी का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, बुरा मत मानना, पर मेरे को लेक्चर फास्ट है। अब मैं हाथ से करते बैठ गया, कर तो लेंगे, पर पता चला मेरे 5 मिनट वेस्ट हो गया। 5 मिनट आप सिर्फ मेरी कैलकुलेशन देख रहे हो, तो इससे अच्छा क्या हुआ, इससे अच्छा हम लोग फटाफट कैलसी से कैलकुलेशन कर लेते हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 8.314 मल्टीप्लाई बाय 298 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 84400 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब देखो प्लस नहीं लिख सकते हम लोग क्योंकि यहां पर एक माइनस आ गया, तो यहां पे आ जाएगा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 4955.1, ये वाली इक्वेशन आ गई। सही बात है, 4.551, सही बात है। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों आप लोग को, नेक्स्ट अब इस वैल्यू को इधर भेजोगे, इस वैल्यू को इधर भेजोगे, ये वाला अगर ये वाला इधर आके प्लस से माइनस हो जाएगा, यहां पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू बड़ी है। इमेजिन करो, जैसे मान लो, चलो मैं क्या करता हूं, डेल्टा यू को इधर भेजता हूं, ये वाली वैल्यू क्या है आपकी पॉजिटिव में है, इधर आके क्या हो जाएगी नेगेटिव में, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में इधर आके नेगेटिव में हो जाएगी, तो मतलब एट द एंड दोनों का माइनस ही होने वाला है। एट द एंड क्या होगा, दोनों का बच्चों माइनस ही होगा, और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव में मिलेगी। ऑल्दो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव में ही है, ये मैं लिखना भूल गया था, ये वाली वैल्यू जो है बच्चों कहां गई, हाँ देखो ये वाली वैल्यू भी क्या है आपकी नेगेटिव में ही है। तो आप क्या करोगे, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो गया, मान लो ऐसा हो गया, तो क्या हो जाएगा -84400, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव में था, इधर क्या हो गया पॉजिटिव, तो +49551। सही है। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव मतलब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, मतलब 84400 माइनस 4955.1, तो यू विल गेट समथिंग लाइक, अब देखो बड़े का सिंबल लगता है ना, बड़ा कौन सा, ये बड़ा है, तो आपको यू विल गेट समथिंग लाइक 79444.9, ये आपको वैल्यू मिली जूल्स में। ठीक है, ये वैल्यू आपको किस में मिली बच्चों, जूल्स में मिली। आप चाहो तो इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देना है। तो डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू 17 माइनस 79.44 किलो जूल। दिस इज द आंसर। ये हो गया बच्चों आपका आंसर, समझ में आई बात, ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। अगर आप यहीं पे इक्वेशन आंसर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ये भी कर दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। डन, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। अब अगला हमें सीखना है बच्चों हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज वर्क डन इन द केमिकल रिएक्शन। आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर जो वर्क डन है उसे आप किस तरीके से दिखाओगे, किस तरीके से आप उसका स्टेटमेंट दोगे, और इसके ऊपर भी हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, टेंशन। ठीक है, तो चलो बात करते हैं बच्चों वर्क डन इन द केमिकल रिएक्शन। आ जाओ बात करते हैं वर्क डन क्या होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो सकता है, बाय द सिस्टम हो सकता है। वर्क डन प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, और इसका जो इक्वेशन होता है वो हमें पता है। इसका इक्वेशन क्या होता है बच्चों, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर आपको अभी भी यही नहीं याद है ना तो बहुत बेकार चीज है बच्चों, क्योंकि ये मैं कितने बार पढ़ा चुका हूं। अगर आप मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू देख रहे हो, पहले से देख रहे हो, तो आपको पता होगा ये मैं कितने बार सिखा चुका हूं कि वर्क का मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सही बात है। नाउ अब हम लोग एक इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। कंसिडर प्रेशर इज कांस्टेंट। आपका जो प्रेशर है बच्चों वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल। सही बात है, P एक्सटर्नल और P इंटरनल दोनों सेम हो गए, तो मैं P एक्सटर्नल और P इंटरनल की जगह सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, दैट इज P। ठीक है, इन दोनों की जगह मैं सिर्फ क्या लिख दूंगा, P लिख दूंगा। अब इस चीज को यहां सब्सटीट्यूट कर दो, सो W विल इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। ठीक है,
सेम चीज है, मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ आपको कितना बोला है, क्या बोला है कि बच्चों हम लोग ने एक केस कंसिडर किया है। इन दिस केस आपका जो प्रेशर है, प्रेशर की स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं, आपको पता है ना। तो प्रेशर इज कांस्टेंट, आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल। तो इन दोनों की जगह मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा, दैट इज P एक्सटर्नल, P इंटरनल मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ क्या लिखा, P, बिकॉज P इज कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। अब इसको खोलते हैं जरा, आ जाओ। माइनस P, ये क्या हो जाएगा बच्चों, V2 माइनस V1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कैसा हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस PV2 माइनस माइनस प्लस, प्लस PV1। कुछ ऐसी चीजें बनेंगी हैं, कुछ ऐसी चीजें बनेंगी ना। क्या बोला मैंने, देखो माइनस PV2, ये कैसा है, देखो ये माइनस P इस प्लस V2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस PV2, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस क्या आ जाएगा, PV1। ये एक आपका एक इक्वेशन बन गया। यहां तक आपको आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, जितनी भी चीजें हो रही हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में भी ये चीज देखी थी कि आपका अगर आइडियल गैस है, इफ यू हैव एन आइडियल गैस, तो हम लोग एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं जिसका क्या नाम है, PV इज इक्वल टू nRT। और PV इज इक्वल टू nRT में हमेशा से बच्चों आपका वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, आपका वॉल्यूम सेम नहीं रहता। प्रेशर कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, अपना क्या बोलते हैं, सो गैस कांस्टेंट, R इज अ गैस कांस्टेंट, T इज अ टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कंडीशन है। चेंज क्या होगा, सिर्फ आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बिकॉज V2 V1 है ना, आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो आपके नंबर ऑफ मोल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ये बात मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी कही थी कि अगर आपका वॉल्यूम चेंज होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो इन दिस कंडीशन आप ऐसा लिख सकते हो कि PV1 इज इक्वल टू N1RT, मतलब आपका V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम में आपका नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, N1 मतलब इनिशियल मोल्स थे। इसी तरीके से आप लिख सकते हो PV2 इज इक्वल टू N2RT, मतलब आपके फाइनल वॉल्यूम में आपके N2 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। ये आपको दो चीजें मिल गई। अब इन्हीं दो चीजों को आपको बस यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो दूसरे पेज पे आ जाओ, दूसरे पेज पे आ जाओ। क्या है इक्वेशन अपना, W इज इक्वल टू माइनस PV2 प्लस PV1, ये हमारा इक्वेशन है। अब यहां पे आपको क्या पुट करना है, N1RT N2RT, सही है। तो V2 के साथ N2RT और V1 की जगह पे N1RT। तो W इज इक्वल टू माइनस N2RT, सही बात है, प्लस N1RT, सही बात है। तो प्लस माइनस N2RT प्लस N2RT, ये वाला, ये चीज कहां से हम लोग ने लाया, अभी मैंने आपको बताया, ये चीज आई यहां से, बाय द आइडियल गैस इक्वेशन। अब आप क्या निकाल सकते हो बच्चों, यहां से RT कॉमन निकाल सकते हो। इस कंडीशन से आप RT कॉमन निकाल सकते हो। देखो ये सब हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे बचपन में। तो अगर RT कॉमन निकल गया तो बचा क्या इसमें बच्चों, N2 माइनस N1RT। अब आप पूछोगे सर माइनस कहां से है, तो देखो अगर आप इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करो, अगर इस ब्रैकेट को खोलो, उल्टा करो, इस ब्रैकेट को अगर आप खोलोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे प्लस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। तो इसीलिए जब मैं इसको ब्रैकेट में ले रहा हूं तो मुझे यहां पर माइनस लेना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी सी इक्वेशन आती है। नाउ N2 माइनस N1, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है बच्चों। N2 माइनस N1 की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा N, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका RT, ठीक है, डेल्टा N RT। और इस N की जगह आप G लगाओगे, क्यों, क्योंकि डेल्टा N क्या है, डेल्टा N क्या है बच्चों, चेंज in number of moles from final to initial, or you can say from product and reactant, क्योंकि हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना। तो रिएक्शन में भैया प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्शन नहीं भैया, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, सही है। तो रिएक्टेंट क्या है आपका इनिशियल स्टेज, प्रोडक्ट क्या है आपका फाइनल स्टेज। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या, नंबर ऑफ मोल्स, क्या बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, और किसके, ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ये बात आपको भूलनी ही नहीं है, ऑफ गैसियस
मॉलिक्यूल, क्योंकि आप हमेशा गैशियस का ही नंबर ऑफ मोल कंसिडर करेंगे, आप किसी और का नंबर ऑफ मोल कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ गैशियस का ही नंबर ऑफ मोल कंसिडर करेंगे जब आप डेल्टा एन जी फाइंड करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जी लिखा रहता है, ये जी आपको याद दिलाता है कि आपको सिर्फ गैसेस का ये करना है, मॉलिक्यूलर काउंट करना है, मॉलिक्यूलर वेट, सही है। आपको नंबर ऑफ मोल सिर्फ और सिर्फ गैसेस के काउंट करने हैं, ये जी हमको याद दिलाता है, इसलिए यहाँ पे जी होना अनिवार्य है, जी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है, चलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, आगे बढ़ेंगे, यहां से ले स्क्रीनशॉट ले ले या फिर वीडियो को पॉज करके अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात। हो गया, ये भी ले लो, और छोटा सा था, बहुत छोटा था, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अब हमें सॉल्व करना है एक न्यूमेरिकल। अब हमें इसी के बेसिस पे, जो अभी हम लोग ने पढ़ा ना, उसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आ जाओ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक गिवन डाटा। कौन कौन सी चीजें आपकी क्वेश्चन में दी गई है, क्या बोला है बच्चों, कैलकुलेट द वर्क। चलो पहले ही बोल दिया है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ SO2 एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ SO2, देखो यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन दी हुई है, मतलब यहाँ पर हो रहा है SO2 का ऑक्सीडेशन, ठीक है, SO2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो क्या है रिएक्शन, देखो 2SO2 इन गैसियस स्टेट, ये बहुत जरूरी है लिखना, प्लस O2 इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट, इनका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना बच्चों, 2SO3 मॉलिक्यूल बना, और वो भी किस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, बट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि आप डिग्री सेल्सियस में नहीं लेंगे, आप केल्विन में लेंगे। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन से ऐड कर दो, 273 नंबर से ऐड कर दो, तो इसको आप ऐड कर दोगे किससे, 273 नंबर से। तो जो भी आपका नंबर आएगा 5 3 8 7 2 9 और ये 2, मतलब 298 केल्विन आपका टेम्परेचर आ गया। और क्या क्या दिया है, आर की वैल्यू दी है, बहुत बढ़िया, यू गॉट द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, 8.314 आपका जूल्स केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपको दी भी जा सकती, नहीं दी जा सकती। एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड बच्चों W, यानी वर्क डन कितना हुआ है, आपको W फाइंड करनी है, और आपको रिएक्शन दी हुई है, तो हमेशा याद रखना रिएक्शन जब आपकी आएगी तो आपको डेल्टा NG वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, सही बात है। चलो बात करते हैं इसके, चलो आ जाओ बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें, चलो क्या है, इक्वेशन लिखेंगे पहले, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NG RT। ये माइनस कोई भी नहीं भूलेगा, एक बात और मुझे बतानी थी, अभी बताऊंगा आप लोगों को, पहले ये जान लो, डेल्टा NG RT। नाउ डेल्टा NG सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों हमारा, यू हैव टू फाइंड डेल्टा N गैसियस वाला। क्या होता है, N ऑफ प्रोडक्ट माइनस N ऑफ रिएक्टेंट, कितने नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट में, और सिर्फ आप उसी को कंसिडर करोगे जो गैस हो। यहां पे देखो तीनों गैस है, तो आप तीनों को कंसिडर करोगे, तो प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल है, 2, माइनस इधर कितने हैं, इधर 2 है और इधर 1 है, कुछ नहीं होता मतलब यहां पर 1 होता है, जहां पे कुछ नहीं लिखा मतलब वहां पर 1 होना चाहिए। तो 2 + 1 3, तो 2 - 3 कितना आ गया बच्चों, -1। तो आपके डेल्टा NG की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, सही बात है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इस वैल्यू को यहां पुट करना है, आपके पास R की वैल्यू है, आपके पास T की वैल्यू है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सही है, कैसे करोगे, W इज इक्वल टू माइनस NG RT, सही है। तो आपका माइनस डेल्टा N की वैल्यू क्या है, -2, देखो इसको अलग से आपको माइनस लिखना है, फिर मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू क्या है, 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर आपका 298, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपका टेम्परेचर 298। अब मैं इसको फटाक से सॉल्व कर लेता हूँ, देखो बड़े आसान है तो सॉल्व करना, कैलसी में 298
ओके, तो योर आंसर इज 2477.5। तो आपको आंसर क्या, अच्छा ये -1 है, वो मैंने डाल दिया गलती से, -1 है तो मल्टीप्लाई -1 से 1 ही होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, यानी 2477.5 जूल्स। सही है, यही आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, यही आंसर आना चाहिए। क्या हो गया? टू ही है क्या? एक सेकंड, इक्वेशन में क्या है? SO3। अच्छा, मैंने ये नहीं देखा 4 मोल्स है, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे 4 मोल्स नहीं देखा, मेरी गलती, आई एम सो। यहाँ पे है बच्चों 4 मोल्स, 4 मोल्स ऑफ SO2 गैस, मतलब SO2 यहाँ पे 4 होगा ऑफ, और यहाँ पे 1 होगा, तो मतलब ये हो जाएगा बच्चों आपका, और यहाँ पे 2 ये है, तो मतलब 5 3, चलो सही बात है, 2 माइनस 5 करना है आपको, तो फिर आंसर -2 ही आएगा, माइनस हो गई 4 आएगा यहाँ पे आपको -2 मिलेगा। आई एम सो सॉरी, मेरी गलती है, मैंने देखा नहीं। तो बस कुछ नहीं करना, आपको इस वैल्यू को 2 से वापस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आई है आपको उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। तो यू गॉट समथिंग लाइक 4977.5 जूल्स। सही है, तो 4977.5 ये आपके वर्क का इक्वेशन है। अब एक और चीज पूछी हुई है, ध्यान से सुनो, एक और चीज पूछी हुई है बच्चों, यहां पर पूछा गया है स्टेट वेदर द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। आपको यह बताना है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है। अब आपको वैल्यू देख के समझ में आ रहा है, देखो आपकी वर्क डन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव में वैल्यू कब होती है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो। तो इन दिस कंडीशन आपकी वैल्यू किस में है बच्चों, पॉजिटिव में है। सो इट शोज हियर वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। समझ में आ गया? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहां गया भाई? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफर। अब फेज ट्रांसफर की कौन कौन सी एंथैल्पी होती है, दैट आई हैव टू टेल यू। सबसे पहले फेज क्या होता है? देखो फेज का मतलब होता है स्टेट्स। इस दुनिया में जितने भी स्टेट्स है, दैट स्टेट्स आर नथिंग बट अ फेज। स्टेट मतलब यूपी बिहार वाला स्टेट नहीं, स्टेट मतलब होता है बच्चों गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। और भी बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं, 5-6 स्टेट्स होते हैं, बट हमको सिर्फ 3 ही पढ़ने, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो बच्चों 3 प्रकार के स्टेट हैं, एक आपका सॉलिड स्टेट, एक आपका लिक्विड स्टेट, और एक आपका गैसियस स्टेट। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफर। मतलब सुनिए, अगर किसी भी कंपाउंड को सॉलिड से कन्वर्ट होना है लिक्विड में, तो उसे कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, उसके अंदर देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर क्या होगी बच्चों, डाली जाएगी, जिसके वजह से वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सही है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूजन। वी कॉल इट इज अ फ्यूजन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सही बात है, ठीक है। फिर कुछ चीजें होती है बच्चों जिनको लिक्विड से अगर गैसेस में कन्वर्ट होना है, तो भैया फिर से इनको कुछ एनर्जी चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या, आपका जो कंपाउंड है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। देयर इज समथिंग, फ्यूजन मतलब क्या है बच्चों, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। मान लो कोई सॉलिड है, उसको मैंने कुछ अमाउंट ऑफ एंथैल्पी दी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया, जिसके वजह से वो क्या हुआ बच्चों, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर उसी चीज को मान लो या कोई दूसरी चीज को, कोई लिक्विड में चीजें प्रेजेंट थी और उसका मैंने कुछ हीट दी, कुछ एंथैल्पी दी, तो वो किससे कन्वर्ट हो गया, गैसेस में कन्वर्ट हो गया। तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, वेपराइजेशन, ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, वेपराइजेशन कहेंगे। पर ऐसी भी चीजें होती हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए।
ठीक है, ऐसी भी चीजें होती है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कैम्फर। कैम्फर मतलब क्या होता है, हमारे घर पे जो दिए जलाए जाते हैं, ठीक है, तो दिया तो नहीं, जब आप आरती करते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे कैम्फर के बॉल्स होते हैं, ठीक है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मोम भी कह सकते हो। मोम आपने देखा होगा, मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या होती है, जल्दी वो लिक्विड, थोड़ी बहुत लिक्विड में कन्वर्ट होती है, पर वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनती है, ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनती है। कैम्फर अच्छा एग्जांपल है इसका। तो ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो लिक्विड ना बनकर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें बच्चों, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सब्लिमेशन। सही बात है, सही बात है। तो देयर आर वेरियस एंथैल्पी, अलग अलग प्रकार की एंथैल्पीज हैं जो आपको लगेंगी जब आप फ्यूजन करोगे, अलग अलग एंथैल्पी लगेंगी जब आप वेपराइजेशन करोगे, और अलग अलग तरह की एंथैल्पी लगेगी जब आप सब्लिमेशन करोगे। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एन एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफर। आपका फेज क्या हो रहा है बच्चों, ट्रांसफर हो रहा है। अब इसमें कुछ कंडीशन है, देयर आर सम कंडीशन, कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या क्या है सुनो, हाँ लिखें, तो पहले इसको साइड करने दो, तो यहां लिख दो। चलो, नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि फेज ट्रांसफर की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला जो कंडीशन है बच्चों, आपका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। समझ में आई बात, आपका प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। दूसरी बात, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रख रहे हो, अगर आपको फेज ट्रांसफर करना है, अगर आपको पानी को चेंज करना है, मान लो गैस में चेंज करना है, तो आपको पानी उबालना पड़ेगा, और अगर आप पानी उबालोगे तो टेम्परेचर तो चेंज होगा ना। टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहेगा, देखो बच्चों, टेम्परेचर और एंथैल्पी बहुत अलग चीज है। टेम्परेचर होता है कितना अमाउंट ऑफ हीट वहां पर जनरेट हो रहा है। एंथैल्पी होता है कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपकी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है। अब मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर मैं बहुत ज्यादा एंथैल्पी दे दूं किसी भी लिक्विड को, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे आपको एग्जांपल दूं तो आप लोग ने सुना होगा कि बहुत ज्यादा अगर धूप हो, ठीक है, जैसे मान लो आपके घर पे गर्मी का समय शुरू हो रहा है, आपके घर पे क्या पूरे इंडिया में मान लो गर्मी का समय शुरू है, आप एक बाल्टी पानी डाल दो रोड पे एक बाल्टी पानी डाल दो, 1 घंटे बाद क्या वो पानी उतना ही वहां प्रेजेंट होगा? 1 घंटे मान लो, 2 घंटे मान लो, 3 घंटे मान लो, 3 घंटे के बाद अगर बहुत ज्यादा धूप है तो वो पानी तो भैया वेपर में बन के उड़ गया, पानी जो था वो तो वेपर में बन के उड़ गया। तो आपको सोचना चाहिए ना कि मेरे एरिया का जो टेम्परेचर है, मेरे इंडिया का जो टेम्परेचर है, क्या वो 100 डिग्री पहुंच गया था? क्या वो 100 डिग्री पे था? क्योंकि भैया पानी जो है वो वेपर में 100 डिग्री पे कन्वर्ट होता है, पर ऐसा तो नहीं है ना। हमारा टेम्परेचर 40-45 डिग्री चला जाता तो हमारी हालत खराब हो जाती है। हम तो 100 डिग्री का सोच भी नहीं सकते, फिर भी वो पानी कैसे इवापोरेट हो, कैसे वो वेपर में कन्वर्ट हो गया? बिकॉज ऑफ एंथैल्पी, बिकॉज ऑफ हीट। उसको जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वेपर बनने के लिए, उतनी अमाउंट ऑफ उसे हीट मिल जाए, उतनी अमाउंट ऑफ उसे एंथैल्पी मिल जाए बच्चों, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी फॉर अ रीजन। सही है। सो इस कंडीशन पे, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि योर प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, योर टेम्परेचर ऑल्सो शुड बी कांस्टेंट। सही बात है। और जब फेज ट्रांसफर हो रहा है ना, तो आपके केमिकल का कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन और सबसे मेन कंडीशन, केमिकल कंपोजिशन should not change during phase transfer। ठीक है, समझ में आ गया? सो इतने कंडीशन आपके होने चाहिए। यही आपके डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है आपके बुक में। ठीक है, सो आपके बुक में भी यही लिखा हुआ है कि एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? इट इज अ amount of heat or amount of enthalpy which is needed to change a phase of a certain chemical, phase of a certain molecule, जिससे आपका phase change हो जाएगा solid से liquid, liquid से, but your pressure should be constant, your temperature should be constant, और साथ ही साथ बच्चों आपका
जब कन्वर्जन हो रहा होगा, मान लो आपके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है या लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, तो उस केमिकल का कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर आपका सॉलिड में केमिकल H2O है तो लिक्विड में भी वो H2O ही होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले या फिर पॉज करके राइट डाउन की। चलो आगे चले सबसे पहला जो हमको पढ़ना है बच्चों वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फर्स्ट थिंग हमको क्या पढ़नी है बच्चों? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसे कैसे लिखते हैं? इसे आप कैसे लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो डेल्टा H, अच्छा यहां पे आप लिख दो FUS और यहां पे H और यहां पे F। नहीं ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? ये होगा बच्चों आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसे भी ऐसे भी लिखा जाता है और कई सारे बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है डेल्टा H FUS। तो दोनों तरीके सही है, ठीक है? दोनों तरीके सही है। अगर आप डेल्टा के साथ FUS लगा दो तो भी चलेगा, अगर आप H के आगे FUS लगा दो तो भी चलेगा। दोनों तरीके सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है? आपकी बुक में ये वाला दिया हुआ है तो आप ये वाला यूज करो तो भी चलेगा। ना क्या बोल रहे हैं बच्चों? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब ये होता है कि व्हेन 1 मोल, देखो ये 1 मोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मोल, ठीक है? 1 मोल मतलब कितना? जितना मॉलिक्यूलर वेट होता है उतना ही, अगर आप ग्राम ले लो उतना ही वेट ले लो, तो दैट इज नथिंग बट 1 मोल। अगर 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एंथैल्पी की जरूरत होगी, क्या बोला मैंने? समझो ध्यान से। व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फेज, तो उस समय पर जितनी भी एनर्जी की जरूरत होगी, जितनी भी एंथैल्पी की जरूरत होगी, दैट एंथैल्पी इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा और प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। सही बात है? सही है? समझ में आ रही बात? ठीक है। सो यहां पर एग्जांपल दिया हुआ बच्चों आपका, सपोज दैट यू हैव अ H2O सॉलिड में, यानी आपका आइस, सही है? जब ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? H2O के अंदर ही, पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। समझ लो, ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये किस टेम्परेचर पे होता है? एट 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है? मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो अगर इसको 0 डिग्री पे भी आप एंथैल्पी दे दो, हीट दे दो, कितना? 6.01 जूल का। अगर इतनी एंथैल्पी अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को दे दो, जूल नहीं है बच्चों, किलो जूल है, सॉरी 6.01 किलो जूल, इतनी एनर्जी अगर आप दे दो इस आइस के मॉलिक्यूल को 0 डिग्री पे भी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? H2O लिक्विड में। तो ये जो है ना, ये इट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। समझ रहे हो? तो कितनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी इज नीडेड, कितनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चाहिए जिससे आपका 1 मोल, कितना? 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। दैट इज नथिंग बट अवर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, डेफिनेशन ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, तो आप वहीं से फॉलो कर लो। मैं बस आपको चीजें समझा रहा हूं, मेरा काम क्या है? आपको चीजें समझाना। बाकी जो चीजें आपकी बुक में दी हुई है वो आप रीड कर ही सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? लेट्स मूव नेक्स्ट। कौन से पेन से लिखे? चलो नेक्स्ट, सेकंड, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसको आप कैसे दिखाओगे? इसको आप दिखाओगे डेल्टा, तो अलग कलर से दिखा, इसको आप दिखाओगे बच्चों डेल्टा PAPH, ऐसे भी दिखा सकते हो, या फिर डेल्टा HPAP, PAP लिखा है वो, सही है? वेपराइजेशन।
नाउ व्हाट इज मीन बाय वेपराइजेशन? मान लो आपके पास कोई लिक्विड है, सपोज दैट यू हैव अ लिक्विड, आपका लिक्विड जब कन्वर्ट हो रहा है गैस में, ठीक है, आपका लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए जो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चाहिए, जो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी नीडेड है, दैट अमाउंट ऑफ एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, और यू कैन से द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड into gaseous molecule, 1 mole of liquid into its gaseous molecule at constant, ये तो भैया सब में सही है, constant temperature and pressure, मतलब आपका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, और जितना अमाउंट ऑफ हीट आपको लग रहा है एक लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज नथिंग बट अवर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो है आपके पास वाटर, वाटर है लिक्विड में, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? आपको इसको कन्वर्ट करना है बच्चों H2O गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड सपोज दैट यू आर कन्वर्टिंग एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मान लो 100 डिग्री पे आप कर रहे हो, 100 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर है, चेंज नहीं हो रहा, इतने ही टेम्परेचर पे क्या कर रहे हो आप? उसका वेपराइजेशन कर रहे हो। तो इस समय पर आपको लगेगी टोटल 40 किलो जूल्स ऑफ एंथैल्पी या 40 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी, समझ रहे हो? इस कंडीशन पे आपको क्या लगेगी? 40 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी लगेगी। वहीं अगर मान लो आप यही सेम काम 25 डिग्री पे करवाना चाहते हो, मान लो 25 डिग्री है, 25 डिग्री पे लोग सोचते हैं बड़ा सुहाना मौसम है, पर अगर आप 25 डिग्री पे 44 किलो जूल एनर्जी दे दो किसी भी लिक्विड को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी बात मैंने पहले की थी ना कि आप थोड़ा सा पानी फेंक दो बाहर, कुछ टाइम बाद वो वेपराइज हो जाता है। कैसे? बिकॉज उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है, चाहे वो कितना भी टेम्परेचर हो, टेम्परेचर कम हो, कांस्टेंट रहना चाहिए, उस टेम्परेचर में क्या हो जाएगा? आपका 1 मोल ऑफ लिक्विड 1 मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट। समझ में आ गई बात? सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। चले, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सबली सही स्पेलिंग है क्या यार? देखने दो यार। सही है, सब्लिमेशन। कैसे लिखोगे इसको आप? डेल्टा SUBH, या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा HSU, चलेगा, ठीक है। SUB का मतलब क्या होता है बच्चों? सब्लिमेशन, सही बात है। अब इसका मतलब क्या है? सब्लिमेशन का सिंपल सा मतलब है बच्चों, सब्लिमेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपका सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू, डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू गैस। आपका सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? गैस मॉलिक्यूल के अंदर। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चों सब्लिमेशन। अब पिछले के जो दो हम लोगों ने सॉल्व किया था, जैसे मान लो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था कि आपका H2O सॉलिड में है, ये कन्वर्ट हो रहा था H2O लिक्विड में, कितनी एनर्जी लग रही थी एट 25 डिग्री सेल्सियस? 6.01 किलो जूल, सही है। यही आपका H2O जो लिक्विड में था, ये कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में, तो कितनी एनर्जी लग रही थी? 44, पर कहीं कहीं पे आपकी बुक में 45.07 भी लिखा हुआ है, चलेगा, थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड देम, अगर इनको ऐड कर दो बच्चों, तो देखो इस साइड भी लिक्विड है, इस साइड भी लिक्विड है, कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों? H2O सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू H2O गैसेस में, और इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 80.15, तो 51.8 किलो जूल, ठीक है। आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 58.1 किलो, सॉरी 51.08 किलो, इतनी एनर्जी आपको लगेगी आपके एक लिक्विड को डायरेक्टली, एक सॉलिड को, सॉरी H2O सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने की इतनी एनर्जी लगेगी, सही बात है, ठीक है। तो
इस लेक्चर को बच्चों मैं यहीं पे एंड करूंगा। इसके बाद भी है बहुत सारे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा, वैसे ही ऑलरेडी बड़ा हो गया, ठीक है। सो बच्चों मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में। तब तक इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जैसा मैंने कहा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडी।